आजकल की दुनिया में पैसा कमाना और फिर उसे सही जगह लगाना, सही तरह से इन्वेस्ट करना, ये हम सबके लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल। और सलाह के लिए हम अक्सर कहाँ जाते हैं? यूट्यूब। फौरन। हाँ, वो सबसे आसान लगता है। लेकिन क्या वहाँ यूट्यूब पर जो फाइनेंशियल गुरु हैं, उनकी हर सलाह आंख बंद करके मान लेनी चाहिए? आज इसी सवाल की तह तक चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको ऐसे ही जानकारी वाले और सोचने पर मजबूर करने वाले टॉपिक्स पर और बातचीत पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, जरूर करें। और इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें, शायद उनके भी काम आए। जरूर आएगी। तो YouTube खोलते ही हमें कई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर या फाइनेंशियल गुरु दिख जाते हैं जी। कोई कहता है SIP में पैसा डालो, बस 5 साल में करोड़पति। कोई कहता है ये वाला स्टॉक ले लो, रातों रात अमीर। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये बातें सुनने में तो बहुत लुभावनी लगती है, और यहीं से असल में गड़बड़ शुरू होती है। गड़बड़ कैसे? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो सलाहें होती है ना, ये अक्सर वन साइज फिट्स ऑल होती हैं। अच्छा, सबके लिए एक ही दवा? हाँ, बिल्कुल, एक ही नुस्खा सबके लिए। जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग अपने पैसों का मैनेजमेंट, ये बहुत ही पर्सनल मामला है। पर्सनल मतलब ये कि आपकी उम्र क्या है, आपकी इनकम कितनी है, परिवार में क्या जिम्मेदारियां हैं, आप कितना रिस्क, कितना जोखिम उठा सकते हैं, और आपके भविष्य के लिए लक्ष्य क्या है। ये सब चीजें मिलकर तय करती हैं कि आपके लिए सही स्ट्रैटेजी क्या होगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तरीका शायद एक 25 साल के सिंगल इंसान के लिए ठीक हो, हाँ, वो शायद एक 45 साल के जिसके बच्चे हैं, परिवार है, उसके लिए खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। उदाहरण के लिए सोचिए, कोई इन्फ्लुएंसर है, वो पूरे जोश में कह रहा है बस म्यूचुअल फंड्स में ही पैसा लगाओ, बाकी सब तो बेकार है। हाँ, सुना है ये। या फिर घर खरीदना, अरे ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है, हमेशा किराए पे रहो। या आजकल एक और ट्रेंड है, LIC पॉलिसी या FD में पैसा लगाना तो पैसे की बर्बादी है। अब सोचिए, एक युवा है जिसके पास अभी कोई खास जिम्मेदारी नहीं है, वो शायद ज्यादा रिस्क लेकर म्यूचुअल फंड्स में लगा दे, चल सकता है। हाँ। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो रिटायरमेंट के नजदीक है, या जिसके बच्चों की पढ़ाई या शादी का खर्चा बस सामने खड़ा है, उसके लिए सिर्फ म्यूचुअल फंड्स पर निर्भर रहना, ये तो बहुत जोखिम भरा हो सकता है। सही बात है। उसे तो स्थिरता चाहिए, गारंटी चाहिए, जो शायद उसे FD से या किसी ट्रेडिशनल पॉलिसी से मिले। ये वन साइज फिट्स ऑल वाली बात समझ आ गई, बिल्कुल। लेकिन एक और चीज है जो मुझे अक्सर खटकती है। बताइए। कई इन्फ्लुएंसर किसी खास कंपनी के ऐप को या किसी खास म्यूचुअल फंड स्कीम को या कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो क्या इसमें उनका भी कोई फायदा जुड़ा होता है? कोई कमीशन वगैरह या स्पॉन्सरशिप? आपने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा है। बिल्कुल, ये कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव। अच्छा। और ये बहुत आम है यूट्यूब पर। होता यह है कि इन्फ्लुएंसर को किसी खास प्रोडक्ट या स्कीम को प्रमोट करने के लिए पैसे मिलते हैं। या फिर हर उस बिक्री पर कमीशन मिलता है जो उनके दिए हुए लिंक या कोड से होती है। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि वो आपको वही स्कीम या स्टॉक खरीदने की सलाह देंगे जिससे उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, ना कि वो जो हमारे लिए बेहतर हो। बिल्कुल, ना कि वो जो आपके लिए सबसे बेहतर है। तो वो एक तरह से सलाह दे ही नहीं रहे, वो तो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। काफी हद तक हाँ, यही हो रहा होता है। और एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। हाँ। अक्सर वो सुरक्षित समझे जाने वाले निवेश, जैसे LIC की पॉलिसी हो गई, या फिक्स डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, या तक कि रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी खरीदना, हाँ, इन सब को या तो वो कहेंगे कि नजरअंदाज करो, या फिर उन्हें बुरा बताएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इनसे उन्हें सीधा कोई मोटा कमीशन या वो एफिलिएट वाली इनकम नहीं मिलती है। अच्छा। वो अक्सर उन्हीं चीजों की तारीफ करते मिलेंगे जहां उनका मार्जिन ज्यादा है, जैसे कोई नया फैंसी सा ट्रेडिंग ऐप आ गया, या कोई खास म्यूचुअल फंड जिसका खर्चा ज्यादा हो। अरे बाप रे, ये तो सलाह देने वाले की नियत पर ही सवाल उठ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, चलिए मान लिया किसी ने इनकी सलाह मानी, पैसा लगा दिया, और भगवान न करे नुकसान हो गया, भारी नुकसान। तब क्या वो इन्फ्लुएंसर जिम्मेदार होगा? क्या हम उस पर कोई क्लेम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है, शायद सबसे बड़ा खतरा यही है। कोई जिम्मेदारी नहीं? कोई नहीं। देखिए, एक लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर होता है जो CB के तहत रजिस्टर्ड होता है। CB यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। हाँ, पता है।
तो वो लाइसेंस्ड एडवाइजर अपनी दी हुई सलाह के लिए कानूनी तौर पर जवाबदेह होता है, अकाउंटेबल होता है। अच्छा। अगर उसकी गलत या लापरवाही भरी सलाह से किसी क्लाइंट का नुकसान होता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, उसका लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। लेकिन यूट्यूब पर बैठे ये फाइनेंस गुरु, इन पर ऐसी कोई कानूनी जिम्मेदारी, कोई लीगल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, जीरो। मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं और अगर हमारा पैसा डूबा तो भाई हमारी किस्मत। बिल्कुल, वो आपको चांद तारे तोड़ने जितने रिटर्न का वादा कर सकते हैं, कह सकते हैं गारंटीड डबल हो जाएगा, ऐसी बातें कर सकते हैं। और अगर आपकी मेहनत की कमाई डूब भी गई तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो ठीक नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एक छोटा सा डिस्क्लेमर लगा देंगे नीचे कि निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, अपने रिस्क पर करें। हाँ, वो तो होता ही है। और कई बार तो वो पिछली भविष्यवाणियों का झूठा क्रेडिट भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक बढ़ गया तो कहेंगे अब देखा, मैंने तो पहले ही कहा था ये चलेगा। हाँ, करते हैं ऐसा। इसे कहते हैं हाइंडसाइट बायस। मतलब जो हो चुका है उसके बाद कहना कि मुझे तो पहले से पता था। असल में क्या पता उन्होंने 10 स्टॉक बताए हों जिनमें से 9 पिट गए और बस एक चल गया। ओह, ये तो वाकई डरावना है। बिना जिम्मेदारी की सलाह देना तो किसी के फाइनेंशियल भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। बिल्कुल है। मैंने ये भी महसूस किया है कि ये लोग अक्सर ना फाइनेंस की जो मुश्किल चीजें होती हैं उनको जरूरत से ज्यादा ही आसान बनाकर पेश करते हैं। हाँ। जैसे वो शुरू वाली बात, बस SIP करो और करोड़पति बन जाओ, जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो। हाँ, और ये जो अति सरलीकरण है ना, मतलब ओवर सिंप्लीफिकेशन, ये बहुत भ्रामक है और खतरनाक भी हो सकता है। देखिए फाइनेंशियल मार्केट्स, निवेश, अर्थव्यवस्था, ये सब काफी जटिल कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। इन्हें जरूरत से ज्यादा आसान बनाकर पेश करने के चक्कर में ये लोग कई जरूरी बातों को या तो छुपा लेते हैं या उन पर ध्यान ही नहीं देते। जैसे बाजार का उतार चढ़ाव, जिसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। हाँ? ये कभी नहीं बताते कि बाजार बुरी तरह गिर भी सकता है और आपका पैसा कम भी हो सकता है। सही। निवेश से जो कमाई होगी उस पर टैक्स कितना लगेगा उसका जिक्र गोल कर जाते हैं। महंगाई यानी इन्फ्लेशन का असर क्या होगा आपके रिटर्न पर, वो नहीं समझाते, जो आपके रिटर्न की असली कीमत को धीरे धीरे कम कर देती है। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। सोचिए, अगर आपने 10% रिटर्न कमाया और उस साल महंगाई 6% रही तो आपकी असली कमाई तो सिर्फ 4% ही हुई ना। बिल्कुल। और शायद निवेशक का अपना व्यवहार, मेरा मतलब है डर या लालच में आकर लोग गलत फैसले भी तो ले लेते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है। इन्वेस्टर बिहेवियर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा। बाजार गिरते ही डर कर सारा पैसा निकाल लेना। हाँ। या जब बाजार बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ हो तब लालच में आकर और पैसा लगा देना। ये बहुत आम गलतियां हैं जो लोग करते हैं। इन सब बारीकियों को, इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज को वो आसान बनाने के चक्कर में नजरअंदाज कर देते हैं। और इससे होता क्या है, लोगों को एक झूठी तसल्ली मिल जाती है, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि बस पैसा लगा दो और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि हमें सिर्फ म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स जैसी चीजें जो हाई रिटर्न का दावा करती हैं, सिर्फ उनके पीछे ही नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। देखिए, एक समझदारी भरा और टिकाऊ फाइनेंशियल प्लान वो होता है जिसमें डाइवर्सिफिकेशन हो, विविधता। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपका पैसा अलग अलग तरह की जगहों पर अलग अलग तरह के एसेट्स में लगा होना चाहिए, ताकि अगर एक जगह मुश्किल आए तो दूसरी जगह से सहारा मिल सके, रिस्क बढ़ जाए। अच्छा, तो क्या क्या होना चाहिए ऐसे प्लान में? देखिए, मोटे तौर पर कुछ चीजें जरूरी हैं। पहला, एक इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड? हाँ, अचानक कोई जरूरत आ पड़े, मान लीजिए नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो कम से कम 6 महीने से लेकर साल भर के खर्चों जितना पैसा ऐसी जगह होना चाहिए जो आप आसानी से निकाल सकें, जैसे सेविंग्स अकाउंट या कोई लिक्विड फंड। ठीक है। और दूसरा, सुरक्षा और गारंटी। इसके लिए LIC जैसी पारंपरिक बीमा पॉलिसीज या PPF जैसी सरकारी स्कीम्स हो सकती हैं। ये लंबे समय में सुरक्षा तो देती हैं, साथ में गारंटेड या काफी हद तक सुरक्षित रिटर्न भी देती हैं। तीसरा, स्थिरता, स्टेबिलिटी। इसके लिए फिक्स डिपॉजिट या FD या रेकरिंग डिपॉजिट या RD जैसे विकल्प हैं जहां जोखिम बहुत कम होता है। ओके। चौथा, लंबे समय में संपत्ति बनाने के लिए रियल एस्टेट, यानी अपना घर या कोई और प्रॉपर्टी। ये भी जरूरी है। और फिर इन सब के बाद आता है ग्रोथ का पहलू, जिसके लिए म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन वो भी आपकी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार। सिर्फ ऊंचे रिटर्न के पीछे भागना और सुरक्षा, स्थिरता को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना, ये आपके पूरे फाइनेंशियल भविष्य को दांव पर लगाने जैसा है। ये संतुलन वाली बात बहुत जरूरी लगी मुझे। लेकिन एक और चीज जो अक्सर ये इन्फ्लुएंसर कहते हैं वो हमारे लाइफस्टाइल को लेके होती है। अच्छा, जैसे वो कहते हैं घर कभी मत खरीदो, किराए पर रहो और जो पैसा बचे उसे इन्वेस्ट करो,
या कार क्यों खरीदनी है भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो या कैब ले लो। क्या ये सलाह हमेशा प्रैक्टिकल होती है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य के लिए पैसा बचाने के चक्कर में हम आज की जरूरतों और आराम से समझौता कर लेते हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल उठाया आपने, बहुत जरूरी बात है ये। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का मकसद सिर्फ भविष्य के लिए पैसे के पहाड़ पर बैठना नहीं है। हाँ, बैलेंस। अब सोचिए, किसी परिवार को रोज आने जाने के लिए, शायद बच्चों के लिए एक कार की वाकई जरूरत है। हाँ, हो सकती है, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर की सलाह मानकर 10-15 लाख की कार नहीं खरीदते, ये सोचकर कि अरे यही पैसा 20 साल में इन्वेस्ट होकर 50 लाख या 1 करोड़ बन जाएगा। नतीजा क्या हुआ? आज मुश्किल झेल रहे हैं। हाँ, उन्होंने आज की जरूरत, आज की सुविधा, आज के आराम की कुर्बानी दे दी। इसी तरह हमेशा किराए पर रहने की सलाह मान लेना, हाँ ये ठीक है कि घर खरीदने में एक बड़ा अमाउंट लगता है, ईएमआई जाती है, लेकिन अपना घर एक सुरक्षा की भावना देता है, एक स्थिरता देता है। हमेशा किराए पर रहने का मतलब है हर कुछ साल में घर बदलो, रेंट बढ़ता जाता है और आपको ये मानकर चलना पड़ता है कि आपकी कमाई हमेशा इतनी मजबूत रहेगी कि आप बढ़ता हुआ किराया दे सकें। क्या यह हर किसी के लिए प्रैक्टिकल है? शायद नहीं। हाँ, अपना घर होने का एक सुकून तो होता ही है। और घर खरीदने की बात से एक और चीज जुड़ी है, होम लोन या फिर LIC की पॉलिसी की किश्तें। ये चीजें एक तरह से जबरदस्ती बचत करवाती है ना? हाँ, मेरा मतलब है हर महीने वो पैसा कट ही जाता है, चाहे आपका मन हो या ना हो। बिल्कुल, इसे फोर्स्ड सेविंग कहते हैं, जबरदस्ती की बचत। और ये बहुत कारगर तरीका होता है अनुशासन लाने का। अच्छा, कैसे? देखिए, होम लोन की EMI भरते भरते आपको पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे आपका अपना घर बन जाता है, जो एक बहुत बड़ी संपत्ति है। हाँ, ये तो है। इसी तरह LIC या किसी और बीमा पॉलिसी की किश्तें जब आप भरते हैं, तो ना सिर्फ आपका रिस्क कवर होता है, बल्कि लंबे समय में एक ठीक ठाक फंड भी तैयार हो जाता है। ये आपको नियमित बचत का अनुशासन सिखाता है। जबकि SIP में ये मुश्किल हो सकता है। हाँ, देखिए, SIP या म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा है, लेकिन उसमें लंबे समय तक अनुशासन बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। एक स्टडी तो ये भी बताती है कि करीब 90% लोग 5 साल से ज्यादा SIP का अनुशासन नहीं रख पाते। सच में 90%? हाँ, जैसे ही बाजार थोड़ा ऊपर नीचे होता है या घर में कोई और बड़ा खर्चा आता है, लोग सबसे पहले SIP बंद कर देते हैं या पैसा निकाल लेते हैं। जबकि लोन की EMI या पॉलिसी की किश्त आपको टालम टोल करने का मौका कम देती है। वो तो कटनी है और आपकी बचत होती रहती है। तो ये सारी बातचीत घूम फिर कर एक ही जगह आ रही है कि पैसा अपने आप में कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक साधन है, एक टूल है जिंदगी को बेहतर बनाने का। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला है, बिल्कुल यही बात है। पैसा हमारी जिंदगी को आसान बनाने, हमें सुरक्षा देने, मुश्किल समय में सहारा देने और नए अवसर खोलने का एक जरिया है, एक साधन मात्र। लेकिन अगर हम इसे ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लें और हर फाइनेंशियल फैसले को सिर्फ इस तराजू पर तौलें कि सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ मिलेगा, तो जिंदगी बहुत तनाव भरी और शायद कहीं ना कहीं बेमानी सी हो जाएगी। सही कहा। पैसे का समझदारी से इस्तेमाल करके आज की जिंदगी की क्वालिटी को सुधारना और आने वाले कल को सुरक्षित बनाना, इन दोनों में एक संतुलन साधना ही असली समझदार फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो आज की चर्चा का सार निचोड़ ये है कि म्यूचुअल फंड और SIP जैसे निवेश के तरीके जरूर अच्छे हैं, उनसे अच्छी वेल्थ बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये पूरी फाइनेंशियल कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। पूरी पिक्चर इनसे कई ज्यादा बड़ी है और उसमें कई और रंग भी हैं। बिल्कुल सही। एक सेहतमंद और संतुलित फाइनेंशियल जिंदगी के लिए सुरक्षा देने वाले निवेश जैसे बीमा, FD, PPF, रियल एस्टेट और ग्रोथ देने वाले निवेश जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, इन दोनों का सही तालमेल, सही मिश्रण होना बहुत जरूरी है। इसमें आज की जिंदगी की गुणवत्ता, आपकी अपनी जरूरतें और लंबे समय की स्थिरता, सबका ध्यान रखना होता है। YouTube इन्फ्लुएंसर्स की सलाह सुनना ठीक है, जानकारी बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं। हाँ। लेकिन उनकी सलाह अक्सर एक तरफा होती है, उनके अपने फायदे से प्रेरित हो सकती है, जरूरत से ज्यादा आसान बनाकर पेश की जाती है और सबसे बड़ी बात, बिना किसी जिम्मेदारी वाली होती है। सही। इसलिए उनकी हर बात को आंख बंद करके मान लेना अपने फाइनेंशियल भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा हो सकता है। हमेशा अपनी जरूरत, अपने लक्ष्य और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। और अगर कंफ्यूजन हो तो? और अगर उलझन हो तो सबसे अच्छा है कि किसी भरोसेमंद लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। वो आपकी पूरी सिचुएशन समझकर आपको सही रास्ता दिखाएगा। वाकई आज बहुत सी आंखें खुलने वाली बातें हुई। ये फाइनेंशियल फैसले जिंदगी के बहुत बड़े फैसले होते हैं
और इन्हें सिर्फ सोशल मीडिया की शोर शराबे के आधार पर लेना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जाते जाते हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जब आप अपने पैसों के बारे में सोचते हैं या कोई फाइनेंशियल फैसला लेते हैं, तो आपके लिए ज्यादा क्या मायने रखता है? सबसे ज्यादा संभावित रिटर्न कमाना या फिर मन की शांति और भविष्य की सुरक्षा का एहसास? बहुत अच्छा सवाल है। आपके क्या विचार हैं इस पर? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा।